हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित अशोक सिंह शेखावत है और मैं आज आप सबके सामने या फिर मैं बोलूँ कि आज सबके पास मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ और मैं विजडम नर्सिंग कोचिंग के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला हूँ, जो कि एक अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है ऑनलाइन कोचिंग की दुनिया के अंदर। तो बहुत सारी क्वेरीज हमें मिल रही थी, बोले कि सर बाहर हम लोग अगर फॉरेन जाना चाहें या फिर सर कि हम लोग बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी, क्या तरीका अच्छा रहेगा, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं जो कि अपनी पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत होने के बावजूद वो थोड़े बहुत एक दो नंबर से रह जाते हैं तो अपनी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो बस वही चीज़ है, उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप उठा के देखोगे अपनी नज़रें तो इस अपने इंडिया की गवर्नमेंट जॉब के बाद भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है अगर आप देखना चाहो तो। बस देखने की बात होती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ बेटर है और क्या नहीं है और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, भाई कौन कौन सी कंट्री में आप लोग जा सकते हो। तो हर एक चीज़ का मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद OET क्लियर, एक एग्जाम होता है बाहर जाने के लिए, वो मैं एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ और आने वाले लगभग 1-2 महीने बाद मेरी वहाँ पे ऑफर लेटर मेरा आ चुका है और आने वाले थोड़े दिन में मैं भी वहाँ पे शिफ्ट होने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि भाई क्या तरीका है वहाँ जाने का। अच्छा, मैंने बाहर की जो भी मैंने क्यों चुनी उसका भी रीजन अपने पास होना चाहिए। तो अपन सारी चीजें एक एक करके अपन बात करेंगे कि कौन कौन सा तरीका है, क्या क्या है और मैंने किस चीज को प्रेफर किया और आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन कि कौन सी क्या क्या चीजें अपने पास अपन प्रेफर करते हैं। देन इसके बाद मैं आपको बता दूं एक बारी, सबसे पहले तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये लोग सोचते हैं कि यार हमें बाहर जॉब करनी है तो बाहर हम जॉब जो है वो किस हिसाब से करें, हमें जो हम बाहर जॉब करना चाहते हैं, सर बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए हम किस हिसाब से करें। तो देखो, आप लोग बाहर, आपको पता है कि आप यूके, यूनाइटेड किंगडम, किसके अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी जा सकते हो आप। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोई अकेला, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अलग से 3-4 कंट्री, 4-5 कंट्रीज आती हैं। इसके अलावा आप लोग जो दुबई है उस दुबई के अंदर भी जा सकते हो और इसके अलावा आप लोग जो जितने भी सऊदी अरेबिया वगैरह कंट्री हैं उन सऊदी अरेबिया के अंदर भी जा सकते हो और इसके अलावा आप लोग जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हो और इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया और साथ में क्या हो गया, US हो गया। इन 4-5 कंट्रियों के अंदर अपना बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैंने जो चूज किया था, मैंने चूज किया है यूनाइटेड किंगडम, दैट इज द आपका ब्रिटेन आप लोग जिसको बोलते हो, उसको मैंने चूज किया है। और क्यों चूज किया है, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए ध्यान से क्या चीजें हैं। देखो, दुबई और सऊदी में जाने के लिए आपको एक टेस्ट होता है हाथ का, HAAD, दैट इज द हेल्थ एसोसिएशन ऑफ द दुबई। हाथ का टेस्ट होता है, HAD नहीं सॉरी HAD होता है, हेल्थ एसोसिएशन ऑफ दुबई। और बचा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US और यूनाइटेड किंगडम। अब इनमें से यूनाइटेड किंगडम को मैं UK लिख रहा हूं और क्या हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया। अब इन दोनों कंट्रीज के अंदर जाने के लिए एक टेस्ट होता है, OET भी होता है और दूसरा एक IELTS भी होता है। IELTS और OET टेस्ट होते हैं, लेकिन जो, और उसके बाद IELTS और OET होते हैं, लेकिन जो US हो गया, कौन सा हो गया, जो US हो गया या फिर जो मैं बोलूँ कि कनाडा हो गया, इन दोनों कंट्रीज के अंदर जाने के लिए आपको IELTS देना पड़ेगा खाली, इसमें OET नहीं होता है। और इन दोनों में OET और IELTS दोनों के दोनों होते हैं। तो देखो इस चीज को एक बार, कैसे क्या चीजें हैं। तो मैंने इसमें OET और IELTS में क्या फर्क होता है। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सर ये OET क्या है, IELTS क्या है, ये सब क्या है। तो जो OET होता है, उस OET का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो OET का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल, OET का मतलब है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, दैट इज द ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि भाई आप वहां पे जिस ऑक्यूपेशन में जा रहे हो तो वो उस ऑक्यूपेशन में आप लोग प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, उनको समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। कि देखो, आपको अच्छे से पता है कि अपना काम किसका है, नर्स का काम है, तो अपने साथ पेशेंट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा, अपने डॉक्टर के साथ में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो अपने को पेशेंट की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और समझ में आने के बाद अपन उनको अपनी लैंग्वेज समझा सकें कि अपन क्या बोल रहे हैं। तो सेम कंडीशन है, उसी के लिए एक टेस्ट होता है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, एक IELTS का भी होता है, इसका होता है IELTS का भी होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। कौन सा होता है ये, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ऑफ स्पीकिंग वगैरह का आपका IELTS सबको देना पड़ेगा। क्लियर सबको। देन उसके बाद अब मैंने चूज कौन सा किया है, मैंने चूज किया था OET, दैट इज द ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट मैंने चूज किया है। क्यों चूज किया है, क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि IELTS जो टेस्ट होता है ना, ये IELTS ये आपके एक तरीके से लगा लो ऑल फील्ड के लिए है।
किसके लिए है ये? ऑल फील्ड के लिए है। इसमें मेडिकल वाले बंदे भी दे सकते हैं, इसके अंदर नॉन मेडिकल वाले भी दे सकते हैं, जिन लोगों को बाहर पढ़ाई करनी होती है वो भी दे सकते हैं इसके अंदर। और जबकि जो ओईटी होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए? मेडिकल के लिए। किसके लिए स्पेसिफिक है ये? मेडिकल के लिए ही स्पेसिफिक है ये। मतलब कौन सा? मतलब कि जो नर्सिस हो गए या फिर जो मैं बोलूंगा आपके डॉक्टर वगैरह हो गए, ये लोग ये टेस्ट दे सकते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। अब इस टेस्ट को मैंने इसलिए चुना कि देखो आप सबको पता है कि अपन 4 साल 4.5 साल से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो 4.5 साल से अपन बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि अपने को जो मेडिकल लैंग्वेज है, उस मेडिकल लैंग्वेज का अपने को आदत हो गई है कि हाँ भाई ये डिजीज का नाम इस हिसाब से आएगा, ये इस हिसाब से आएगा और ये इस हिसाब से आएगा, तो उसकी आदत तो अपने को हो गई है मेडिकल लैंग्वेज की। तो उसी मेडिकल लैंग्वेज को ये वाला जो टेस्ट है ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट, ऑक्यूपेशन मतलब आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो उसी लैंग्वेज को ये जज करेगा। ये आई बात समझ में? उसी लैंग्वेज को जज करेगा। तो कंप्लीट आपकी इसके अंदर मेडिकल लैंग्वेज आती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं इस टेस्ट के बारे में, ओईटी के बारे में, कि ये जो टेस्ट होगा आपकी मेडिकल लैंग्वेज को चेक नहीं करेगा, ये आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को ये चेक करने वाला है। किसको चेक करेगा? ये इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को आपको चेक करेगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो नॉलेज कैसी है आपके हिसाब से। आई बात समझ में? तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। मेरी वहां पे क्या सैलरी है, मैं वहां पे जाने वाला हूं तो मेरा पूरा पैकेज वगैरह क्या है। उस पूरे पैकेज से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि ओईटी अगर आप चूज कर रहे हो तो क्यों चूज करना है, कैसे क्या है। तो देखो एक बारी, अगर आपसे बोले कि सर ओईटी चूज क्यों करें हम, भाई ऑब्वियस सी बात है ओईटी चूज क्यों करें। और आपके दिमाग में सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और घूमता है कि सर फॉरेन जाने के लिए ना सर पैसे बहुत लगते हैं। फॉरेन जाने के लिए क्या लगते हैं? पैसे बहुत लगते हैं। तो वो वो एक मिथ है आपके दिमाग में, क्या? कि सर फॉरेन जाने के लिए जो अमाउंट है वो अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है। इस मिथ को भी मैं आज दूर करने वाला हूं आपका, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरी भी इतनी हैसियत या फिर बोलो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि अपन इतने ज्यादा बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख अपन दे सके, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दे सकते। तो देखो, तो सबसे पहले तो ओईटी, लाइक व्हाई डू वी नीड ओईटी, या फिर ओईटी है क्या, इसके बारे में बात करता। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ओईटी टेस्ट होता क्या है। वो मैंने आपको बता दिया कि जो ओईटी होता है ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। कितने सेक्शन है इसके अंदर? 4 सेक्शन होते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि आपका जो राइटिंग है, अपन बहुत बारी अपने को लिखना पड़ता है वहां पे, तो आपको लिखना प्रॉपर आना चाहिए। अपने को बोलना पड़ता है कि अपने को बोल के अपनी बातें समझानी पड़ती हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद आपका रीडिंग, और रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि भैया आप जो वहां पे पढ़ रहे हो आपको वो चीजें भी आराम से समझ में आनी चाहिए। और दूसरा क्या आता है? लिसनिंग, मतलब जिस पेशेंट की या फिर डॉक्टर की आप लोग बात सुन रहे हो तो वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये इसके 4 पार्ट हैं इस लैंग्वेज के। और मैं वापस एक चीज बोल रहा हूं, इसके अंदर आपका मेडिकल का नॉलेज चेक नहीं किया जाता कि आपको मेडिकल का नॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। कोई भी मेडिकल का नॉलेज इसके अंदर चेक नहीं किया जाएगा। खाली इसके अंदर आपका इंग्लिश नॉलेज ही चेक किया जाएगा कि आपको इंग्लिश किस हिसाब से आती है और कैसे आती है। आई बात समझ में? तो ये इसके 4 चीजें हैं कि ओईटी के बारे में, कि ये सब चीजें आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखोगे कैसे क्या और किस चीज है इसके अंदर। क्लियर सबको? देन उसके बाद आगे देखो, अब अपन ओईटी के बारे में शुरू करता हूं कि ओईटी है क्या, कैसे क्या चीजें हैं। तो ओईटी के लिए सबसे पहले अपन बात करें कि सर ओईटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। भाई ओईटी अगर आप देने जा रहे हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, देखो ध्यान से। ओईटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? ओईटी के लिए आप जीएनएम कर सकते हो, अगर आपने जीएनएम कर रखी है, या फिर मैं बोलूं कि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। और इस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के साथ में आप लोगों के पास 1 साल का, कम से कम कितने साल का? 1 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी कितने बेड का होना चाहिए? आपके पास कम से कम भी 100 बेड का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। मतलब जीएनएम बीएससी और साथ में कितना 100 बेडेड एक्सपीरियंस है वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे कि 100 बेड का बस एक्सपीरियंस होना चाहिए इसकी क्वालिफिकेशन के लिए। देन उसके बाद इसकी प्रिपरेशन आती है कि सर हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम? तो इसकी प्रिपरेशन ज्यादा नहीं है, आपके पास 3 से लेकर 4 महीने के अंदर इसकी प्रिपरेशन आराम से हो जाती है। आपको माहौल ये कैसा मिलेगा कि उस माहौल के अंदर आप इजिली ढल जाओगे। ढलने के बाद क्या हो जाएगा कि हाँ भाई हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अपन अपने यहाँ पे रहते हैं तो अपन डेली लाइफ में कितनी इंग्लिश बोलते हैं, अपन बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं लेकिन अपन प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोलते हैं अपन, सही है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एक माहौल चाहिए। और 3 से लेकर 4 महीने में इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप लोग पहली बार इंग्लिश सीखोगे, नहीं। अपन इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोग आराम से जाके इजीली इंग्लिश को सीख सकते हो। और 3 से लेकर 4 महीने में प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आराम से आप कर दोगे, इतनी गारंटी मेरी है इस चीज को लेकर, ठीक है ना। तब आगे देखो,
तो एटलीस्ट अब एक चीज और, कितने महीने की प्रिपरेशन है? 3 से लेके 4 महीने की प्रिपरेशन है इसके अंदर। कितने की? 3 से लेके 4 महीने की प्रिपरेशन इसके अंदर। 4 पार्ट मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, लिसनिंग, रीजनिंग, स्पीकिंग और वो सब होता है। अब देखो बात आगे कि इसका जो एग्जाम टाइम होता है, कि ये जो एग्जाम होता है इसका एग्जाम कब होगा? इसका जो एग्जाम होता है वो इसका एग्जाम 1 महीने में 2 बार, 2 टाइम्स इन अ मंथ, 2 टाइम्स इन अ, 1 महीने में 2 बार इसका एग्जाम होगा। और उस एग्जाम को आप लोग कभी भी, आपको एग्जाम देने के लिए एटलीस्ट 1 महीना पहले आपको बुक करना पड़ेगा। और इस एग्जाम की जो फीस आती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी फीस सुन के झटका लगेगा। बिल्कुल 36,000 रुपए इसकी फीस है। कितनी फीस है इसकी? 36,000 रुपए जो ओईटी है उस ओईटी की फीस होती है। और ओईटी जैसे ही आपने एक बार ओईटी क्लियर कर लिया, अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर 36,000 तो बहुत ज्यादा, कहां से लेके आएंगे 36,000? बिल्कुल सही है दोस्तों, कहां से लेके आओगे 36,000? अभी देखना आप लोगों को मैं बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। आप लोग कि सर हाँ आपने तो पहले ही पैसे की बात कर दी सर, अब क्या सुनेंगे हम? नहीं, देखो 36,000 इसकी फीस है। आपने जैसे ही एग्जाम क्रैक किया, जैसे आपने क्या किया? एग्जाम क्रैक किया। एग्जाम क्रैक होने के बाद यहाँ पे अपने इंडिया में कुछ एक एजेंसीज हैं, और ये एजेंसीज क्या करवाती हैं? ये एजेंसीज रिक्रूटमेंट करवाएंगी। और सर आप बोल रहे हो कि सर पैसा नहीं लग रहा था, पैसे की बात तो सर यहीं पे आ रही है। रिक्रूटमेंट करवाएंगी मतलब क्या करेंगी? आपको इन एजेंसीज के पास में अपना रेज्यूमे, आपका सीवी आपको भेजना है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये एक्सपीरियंस है, और मेरा जो ओईटी का स्कोर कार्ड है, मेरा ओईटी एग्जाम दिया था और मेरा ये रिजल्ट आया है, तो ये आपको भेजना उसके अंदर रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद ये जो एजेंसी है वो आपको वहां की, कौन से देश में, जैसे कि आपको यूके में जाना है, इंग्लैंड में जाना है, तो वहां पे आपसे पूछेंगे कि सर ये उसका पैकेज है, ऐसे ऐसे वो चीजें हैं। तो उसके लिए फिर सर उसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू उसका ऑनलाइन होगा। क्या होगा इसका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू कैसा होगा? ऑनलाइन इसका इंटरव्यू होगा। और उस ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो ये एजेंसीज हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, मैं आपको डिस्कशन में सब कुछ चीजें बता दूंगा। तो बहुत सारी एजेंसीज ऑनलाइन है, तो ये आपको प्रिपेयर करवाएंगे ऑनलाइन एजेंसीज। डेली आपकी क्लास लगेगी, ऑनलाइन क्लास लगेगी, और आपको पूरा कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना, आपको सब कुछ इनके द्वारा बताया जाएगा। और जैसे आपने, अच्छा इसी दौरान, इंटरव्यू के दौरान ही जैसे आपका ओईटी क्लियर होगा, तो अभी तक आपका किसी भी स्टेट में, मान लो कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर में आपका क्या है, जो आर नंबर है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, एमपी में है, यूपी में है, तो आपका वहीं पे है। लेकिन उसी टाइम पे जैसे आपने ओईटी क्लियर किया, तो आप अपनी एक प्रोसेस स्टार्ट कर दो कि उस प्रोसेस को क्या, आपका जो आरएनसी में है, जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन कहां पे शिफ्ट होना है? अब आपका रजिस्ट्रेशन शिफ्ट होना है एनएमसी, दैट इज द नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ द यूके या फिर इंग्लैंड के अंदर। आई बात समझ में? अब ये जो प्रोसेस है लगभग 1 महीने का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर जो फीस लगेगी आप लोगों की 14,000 के आसपास फीस लगेगी। और साथ में हो सकता है कि आपका जो स्टेट का जो मेडिकल काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल सॉरी, वो आपसे कितनी फीस ले ले इसके अंदर। तो ये वीडियो अच्छा, आपकी जो स्टेट की जो नर्सिंग काउंसिल जो राजस्थान में लगती है वो 8,000 रुपए लगती है भाई, इतना मेरे को पता है इसके बारे में। राजस्थान में कितनी लगती है? 8,000 रुपए जो है इस राजस्थान में लगेंगे आपके। तो 14 और 8 कितने हो गए? 22। सर 36,000 पहले हो गए, 22,000 ये हो गए सर, और अभी तो सर आप बताए जा रहे हो, तो ठीक है बता रहा हूं। तो सुनो, इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि मैं क्या बता रहा हूं, कैसे नहीं बता रहा हूं। देखो 14 और 8 22 हो गए। अब इंटरव्यू, जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, जैसे क्या होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, और उधर से आपको क्या होगा, जो एनएमसी है जो इंग्लैंड में है, वहां पे आपको पिन नंबर मिल जाएगा। अपने यहाँ तो क्या मिलता है? आरएन नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। वहां पे क्या मिलेगा? पिन नंबर आप लोगों को मिलेगा। और पिन नंबर जैसे ही मिलेगा, फिर उसके बाद आपका एक कंप्यूटर सीबीटी, जिसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे आपकी मेडिकल नॉलेज चेक की जाएगी। यहाँ पे आपकी मेडिकल नॉलेज चेक की जाएगी। और इस मेडिकल नॉलेज के लिए देख लो एक बारी, और ये वाला टेस्ट जो है वो बहुत इजी रहने वाला है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपके बिल्कुल नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे कि एक पेशेंट नीचे गिर गया है तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे? एक पेशेंट के अंदर सेप्सिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? उसके बाद आपके ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इजी आएगा, ये आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हो। और इस टेस्ट की जो फीस होती है सीबीटी की, सेम लगभग वही 12 से लेके 15,000 के आसपास इसकी फीस होगी। कितनी होगी? 12 से लेके 15,000। सर वापस जोड़ दो एक बार पैसे, 36,000 पहले हो गए ओईटी के, और सर उसके बाद कितने हो गए? 14,000 सर ये हो गए, 36 और 14 सर 50, और 8 48, और 48 सर 15,000, ये कितने हो गए बच्चों? 50,000 लगाओ, 50 और 15 कितने हो गए? 65। तो गिनते चलो, अभी तो और बता रहा हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा देने वाला हूं लास्ट में, आप लोग याद रखोगे। हाँ तो देखो, तो क्या हो गया, और बकायदा प्रूफ के साथ आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी है ना।
देखो सीबीटी के बाद आपने दे दिया, और इसी दौरान आप लोगों को आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाना है। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि मान लो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा देख लो एक बारी। दैट इज द, आपके पास आपका पासपोर्ट हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना, पासपोर्ट हो गए। उसके बाद आपके 12th 10th की आपके बाद आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, आपके पास जो 12th की सर्टिफिकेट है, आपकी जितने भी बीएससी नर्सिंग या फिर आपके जो जीएनएम की जो कॉलेज मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस लेटर आप लोगों के पास है वो होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास डिग्री या फिर आपके जो डिप्लोमा है उस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये तो हो गया आपके जो आपके पास नॉर्मल आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से और एक्स्ट्रा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनको देखो एक बारी। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक तो चाहिए पीसीसी, दैट इज द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से ऑनलाइन अप्लाई करके भी निकलवा सकते हो। दूसरा आपका जो टीबी टेस्ट है उस टीबी टेस्ट की रिपोर्ट, क्लियर सबको। इस टीबी टेस्ट के भी लगभग 2,500 से लेके 3,000 रुपए लगेंगे, 2,500 से लेके 3,000 लगेंगे। और 2,500 से लेके 3,000 जो रुपए लगेंगे वो एक पर्टिकुलर सेंटर, ऐसा नहीं आप लोग कहीं भी करवा लोगे, एक सेंटर होगा वहां पे आपको करवाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। 2,500 से लेके 3,000 इसके लगेंगे। देन इसके अलावा आपको रेफरेंस लिस्ट आएगी कि भाई जहां पे आपने काम किया है वहां से हमको रेफरेंस ला के दो, कि कोई डॉक्टर या फिर कोई आपके सीनियर नर्स, वहां से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको निकलवाने पड़ेंगे यहाँ से, और बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीजें अब इस पीसीसी में लगभग 10-15 दिन इसके अंदर लग जाते हैं। टीबी तो आपको सेम डे मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले डेट बुक करनी पड़ती है, और उनके कुछ सिलेक्टेड सेंटर हैं वो भी आपको ऑनलाइन बता दी जाएंगे कैसे क्या चीजें उसके अंदर, ठीक है ना। रेफरेंस आप अपने कॉलेज या फिर जहां पे आपने हॉस्पिटल में जॉब की हुई है वहां से आपको इजीली आप लोग एक पर्टिकुलर आपका पेपर आ जाएगा वो आप जाके निकलवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू आप लोग उसकी क्या लगवा सकते हो, मोहर वगैरह का यूज कर सकते हो। अब जैसे आपने ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके दे दिए, देन उसके बाद वो लोग आपको बता देंगे, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा वीजा प्रोसेस। क्या स्टार्ट होगा, वीजा प्रोसेस। और इस वीजा प्रोसेस के अंदर भी काफी सारी अमाउंट लगती है, और लगभग ज्यादा, मतलब वीजा प्रोसेस के अंदर जो अमाउंट लगेगी लगभग अलग अलग कंट्री के अलग अलग के हिसाब से है, तो लगभग 30,000 के आसपास इस वीजा प्रोसेस के लगाओ, 30-40,000 के आसपास। सर 65 हो चुके हैं, 65 में 30 और जोड़ दो, कितने हो गए 95, कितने हो गए 95K, 95,000, मतलब लगभग अमाउंट लमसम ले लो तो 1 लाख के आसपास ये हो गए। हाँ भाई बिल्कुल 1 लाख हो गए। और वीजा टिकट के बाद वीजा प्रोसेस, अच्छा वीजा प्रोसेस में लगता है लगभग 1 महीना, और जैसे ही वीजा प्रोसेस में 1 महीना लगेगा, देन उसके बाद लास्ट में आपके पास आएगी फ्लाइट की टिकट, सॉरी उसके बाद पहले आपके पास आएगी आपकी जो डेट ऑफ फ्लाइट, कि आपकी तारीख कौन से महीने में आपको उड़ान भरनी है, डेट ऑफ फ्लाइट आप लोगों के पास आ जाएगी। देन उसके बाद आपके पास फ्लाइट की टिकट आ जाएगी, और इस फ्लाइट की टिकट का जो अमाउंट रहेगा लगभग 40 से लेके 50,000 के आसपास इसका क्या रहेगा। सर 1 लाख ये, 50,000 ये, कितने हो गए 1.5 लाख, सही है 1.5 लाख रुपए हो गए, बिल्कुल सही है। तो ये तो है पूरा का पूरा ओईटी का प्रोसीजर, कि आप वहां पे जाओगे, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे आप लोग करोगे। अब मैं ना थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सर ये 1.5 लाख रुपए हो गए, चलो मैं 1.5 नहीं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 लाख पकड़ के चल रहा हूँ। कितने पकड़ के चल रहा हूँ कि सर आपको ओईटी, मतलब जब आप कोचिंग शुरू करोगे और वहां जाने तक का खर्चा आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई इशू नहीं, 2 लाख रुपए आपके खर्चे हो जाएंगे सर, ठीक है। सर 2 लाख तो हमारे गवर्नमेंट जॉब में हम तैयारी कर रहे हैं वहां नहीं लगते हैं सर हमारे, आपने तो यहाँ लगवा दिए सर 6-7 महीने में, बिल्कुल लग रहे हैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं इस चीज को लेकर, बिल्कुल लग रहे हैं। लेकिन अब सुनो, अब बात करते हैं अपन सैलरी की, मेन इंपॉर्टेंट, कि मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ या फिर मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, इसी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं अपन इंडिया में, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं छोटा सा, उन कंपैरिजन में आप लोग ध्यान में रखना। और उससे पहले कंपैरिजन से पहले कंपैरिजन कर रहा हूं, हाँ कंपैरिजन करो पहले। देखो यहां तो मैं लिख रहा हूं अपने इंडियन गवर्नमेंट जॉब, और यहां लिख रहा हूं मैं यूके गवर्नमेंट जॉब। अच्छा वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है मोस्ट ऑफ, प्राइवेट वहां पे नहीं है, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट जॉब और यूके गवर्नमेंट जॉब, टाइम और पैसा अपन दोनों चेक करेंगे, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ कि इंडियन गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको कितना टाइम देना पड़ता है। मैं बोलता हूं कि 1 साल का तो आपको क्या होना, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है 1 साल की, सही बात है। और जिन लोगों ने जीएनएम कर रखी है, उनको तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इनको चाहिए होता है। और बहुत सारी जगह पे, जैसे कि आपका निमांस है ना,
इस निमांस के अंदर तो अब क्या कर दिया इन लोगों ने, निमांस के अंदर क्या कर दिया है, बीएससी वालों से भी 2 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ आगे चल के जो एम्स है वो भी बीएससी वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस मांग ले, बिल्कुल मांग सकता है। और यहाँ की प्रिपरेशन कितनी है सर, 3 से लेकर 4 महीने की जो प्रिपरेशन है वो कौन सी है, ओएटी की प्रिपरेशन है, सही है। ओएटी की 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन है, और साथ में कितना, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। आप जीएनएम हो, आप बीएससी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आई बात समझ में, ठीक है। पहला तो टाइम कम लगा, सही है, 1 साल यहाँ लग गया, उसने 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन। अब अच्छा, इसके अंदर जो कोचिंग की फीस रहेगी वो आपकी लगभग 20,000 के आसपास रहेगी, और यहाँ पे जो कोचिंग की फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो भी 20,000 मानो, लेकिन आपका रहने वहने खर्चा भी काफी सारा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब अपन मेन बात करते हैं सैलरी की। टेंशन मतलब विद प्रूफ आपको सैलरी दिखाऊंगा मैं कि जो यूके है उस यूके के अंदर सैलरी कितनी है, और यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितनी होगी। देखो अब आपको अच्छे से पता है कि अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगी तो आपकी सैलरी अपन स्टार्टिंग बताते हैं 80K, मतलब 80,000 के आसपास सैलरी स्टार्ट होगी। लेकिन यही यही अगर यहाँ पे जॉब लगती है इसके अंदर यूके के अंदर, तो आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होगी लगभग 2 लाख पर मंथ से। 2 लाख पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो एवरेज कितनी होगी 1 साल की, लगभग 24 लाख के आसपास सैलरी होगी है। कितनी होगी है, 24 लाख। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 80,000 के लिए आपको कितने दिन काम करना पड़ेगा, आपको 26 डेज, 1 महीने में 26 दिन आपको काम करना पड़ेगा। छुट्टी ले लो वो बात अलग है, और यहाँ पे कितने दिन काम करना पड़ता है, ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 लाख रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये आपको 13 दिन काम करने के मिलते हैं। कितने दिन, 13 दिन। कितनी सैलरी है, 2 लाख रुपए, और आपने लगाए कितने थे उसके अंदर, अभी 2 लाख रुपए आपने लगा दिए थे लगभग ओटी, मतलब घर से इंग्लैंड जाने के पैसे आपने कितने लगा दिए थे, 2 लाख रुपए, ये चीज। चलो सर ठीक है, ये तो सैलरी हो गई। आगे बताओ सर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जॉब में सर पेंशन मिलती है, वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर, वहां पे क्या पता हमको बाद में निकाल दें, पहले निकाल दें, कैसे क्या करें, तो आओ उसकी बात करते हैं। अब मान लो आपने बोल रहा है कि सर यहाँ पे हमारी क्या मिलेगी, हमें जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जॉब है वो हमें पेंशन देती है सर, बिल्कुल देती है। और पेंशन के साथ साथ में सर जितनी भी हेल्थ फैसिलिटी है ना सर, वो भी हमें फ्री देती है। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल देती है, मना ही नहीं कर रहा हूं मैं तो देखो यहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब है पेंशन वो भी देती है। क्या देती है वो, पेंशन वो भी देगी, और हेल्थ फैसिलिटी वो भी आपको प्रोवाइड करेगी बिना किसी शक के, और बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगी, ये भी आपको पता है, आप सबको पता है ये बात। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे क्या, मेरे को ये बताओ, क्या अपनी गवर्नमेंट जो है, अपनी आप गवर्नमेंट जॉब जो चूज करते हो, क्या वो आपके 12वीं क्लास तक के, आपके बच्चों की 12वीं क्लास तक की फीस प्रोवाइड करती है क्या, नहीं करती है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में, दैट इज द नो फ्री एजुकेशन। यहाँ पे कोई एजुकेशन फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे आप साथ लेके जाते हैं, तो 12th क्लास तक की जो एजुकेशन होगी वो आपके बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। क्या रहने वाली है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट। 12वीं क्लास तक के, मतलब अपन 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं 12वीं क्लास तक, अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है तो यहाँ पे 15 से 20 लाख एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और यहाँ पे कितने लग रहे हैं, यहाँ पे लाख, और यहाँ पे 0 रुपए लग रहा है। कितना लग रहा है, 0 रुपीज लग रहे हैं यहाँ पे। आई बात समझ में, चलो ये तो हो गया। सर अब बात करो आप लोग किस चीज की, सर इंक्रीमेंट की बताओ आप, तो किसकी बताएं अपन, इंक्रीमेंट की बताओ सर आप, कि इंक्रीमेंट सर कैसा होगा, कैसा भी नहीं होगा। तो इंक्रीमेंट तो यहाँ पे भी होगा और इंक्रीमेंट वहां पे भी होगा, बिल्कुल सही है सर, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इंक्रीमेंट की अपन बात करें, अपन सीधा सीधा बात करते हैं सर 5 साल के बाद कितना इंक्रीमेंट होगा। 5 साल के बाद मेरे एक फ्रेंड है वो जो कि काम कर रहे हैं एम्स के अंदर, एम्स भोपाल में काम कर रहे हो, उन्होंने बताया कि सर मेरी जो इनकम है वो लगभग 1.25 लाख रुपए 5 साल के बाद पर मंथ है। कितनी है, 1.25 लाख रुपए पर मंथ। और यहाँ पे 5 साल के बाद जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी सर बिल्कुल 3 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी, 3 लाख रुपए पर मंथ। तो 1 साल की कितनी हो गई, 36 लाख रुपए। कितने हो गए, 36। और यहाँ पे काउंट करो 1 साल की कितनी होगी, लगभग 25 के हिसाब से, ज्यादा नहीं, मैं 16 लाख एवरेज ले रहा हूँ, 16 लाख। बताओ किसका इंक्रीमेंट ज्यादा है, इधर इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा एक चीज और, मैंने क्या बताया था, 13 दिन काम करना है। अब अपन तो इंडियंस है भाई, अपन तो भारतीय है, तो 13 दिन से अपना पेट भर जाएगा क्या, भरने नहीं वाला। क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे यहाँ पे, ओवर टाइम। और यहाँ पे ओवर टाइम का जो मिलता है वो 15 पाउंड से लेके लगभग 20 पाउंड 1 घंटे का मिलता है। और 1 वीक के अंदर आप लोग 20 घंटे ओवर टाइम कर सकते हो। तो 4 वीक में कितने हो गए, 80 घंटे। और 80 को गुणा करो, बीच का एवरेज लो इनका, 80 गुणा कर दो 17 से, कितना आएगा, 0। 17 का 0 और 17 8 कितना होता है, 17 8 144 के आसपास हो गया, बिल्कुल 17 8 100 कितना होगा, 7 8 56 126। तो कितने हो गए, 1,26,000 के आसपास हो जाएंगे ये। कितना हो जाएगा ये, 1,26,000 के आसपास आपकी एक्स्ट्रा इनकम अभी चलेगी। तो इन शॉर्ट महीने की 1,26,000 आप एक्स्ट्रा भी कमा सकते हो वहां पे। तो कितना बढ़ गया भैया,
35-36 में ऐड कर दो 10 लाख रुपए और कितने 46, मतलब 5 साल बाद आप लगभग आधा करोड़ रुपए कमाओगे वहां। चलो अब ये होगी सारी बात बाद में कि ओईटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब मुझे ओईटी करनी क्यों है? तो मुझे साफ सीधी बात है, देखो बीएससी नर्सिंग मैंने की हुई है, बीएससी नर्सिंग जो वहां पे जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी की हुई है, क्योंकि मैंने लाइफ स्टैंडर्ड देखा है वहां पे, आपको अच्छे से पता है। बीएससी नर्सिंग हमारे लोगों ने भी की हुई है, बीएससी नर्सिंग अपन ने भी की हुई है, सही बात है ना। तो जब बराबर अपन ने एजुकेशन अपने पास बराबर है तो हम लोगों को सैलरी, क्या हम लोगों को बराबर लाइफ जीने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल है। बस थोड़ा सा अपने को ज्यादा मेहनत करनी, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना है, तो ये अपने को ज्यादा थोड़ा सा जीने का हक है। अब सुनो एक चीज और, दैट इज द, आपको करना क्या है कि भाई आपका, हाँ जो मेन खर्चा अपना कि अच्छा कि सर हमारे पैसे लगेंगे सर 2-2.5-3 लाख रुपए जाने के, वहां पे कहाँ पे, यूके जाने के, सर वो नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसका जुगाड़ भी मेरे पास है। जिसने ओईटी क्लियर किया, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जैसे आपका ओईटी क्लियर हुआ, ओईटी की फीस कितनी थी भाई सर? 36,000 रुपए थी। जैसे आप लोग ओईटी क्लियर करोगे, ओईटी क्लियर करने के बाद वहां पहुंच जाओगे तो ये आपके रिफंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके रिफंड हो जाने वाले हैं। 36,000 रुपए कम करो उसमें से दूसरा, उसके बाद और किसकी फीस थी भाई? सर एनएमसी वाली फीस थी सर 14,000 के आसपास, बिल्कुल थी। जैसे आप लोग वहां पहुंचोगे ये भी आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। और बताओ और किसकी फीस थी? सर सीबीटी की फीस थी सर 13-14,000, भैया ये भी रिफंड हो जाएंगे वहां पे पहुंचने के बाद। और बताओ और किसकी फीस थी आपकी? सर वीजा की भी थी, बिल्कुल वीजा भी रिफंड हो जाएगा। सर टिकट की फीस भी थी सर हमारी 50,000 रुपए, वो भी थी, भैया ये भी रिफंड हो जाएगा। इन शॉर्ट रुपए लगे कितने आपके? मैं कह रहा हूं अगर बाहर जाने की अगर आपके मन में है अच्छी खासी, तो मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूं आपके 30 से लेके कितने, 30 से लेके 40,000 रुपए से ज्यादा पैसे लगने ही नहीं है बाहर जाने के लिए। देखो अच्छी लाइफ दे पाओगे घर वालों को, और अच्छी लाइफ दे पाओगे अपने आने वाले बच्चों को भी। और रही बात सर की वो बहुत दूर पड़ता है, मेरे जो पिताजी हैं वो ड्यूटी करते हैं कोटा में, और कोटा से लेके मेरे गांव तक का डिस्टेंस है 550 किलोमीटर, तो उनको वहां से वहां तक आने में लगभग 8 से लेकर 10 घंटे लगते हैं। और अगर कल मैं इंग्लैंड जाता हूँ, इंग्लैंड में रहता हूँ, तो इंग्लैंड से मेरे को मेरे घर जाने में भी 8 घंटे लगते हैं। बाई फ्लाइट आऊंगा ना, दिल्ली उतरेंगे, दिल्ली से कितने 2-2.5 घंटे का मेरा घर है, तो कितना हो गया वही 8-10 घंटे मेरे को लगेंगे। देखो बाहर बाहर होता है, चाहे आप घर की, चाहे आप लोग गांव से बाहर कहीं भी रहो, गांव से बाहर आप चाहे गांव से 5 किलोमीटर दूर रहो, चाहे आप गांव से 500 किलोमीटर दूर रहो, और चाहे आप गांव से 1000 किलोमीटर दूर रहो, बाहर बाहर होता है, ये भी आपको पता है। तो बेटर क्या है, जब बाहर आप लोग रह ही रहे हो तो क्यों ना क्या किया जाए, क्यों नहीं बिल्कुल आप लोग अच्छी जगह पे जाके जॉब करो, क्यों ना बिल्कुल आप लोग एक अच्छी जगह पे जाके जॉब करो। और यहाँ पे अब बात करते हैं, सर ये ओईटी का सारा सिनेरियो होगा, अब मेरी बात करते हैं। मैंने 2000 इसी साल में मार्च में मैंने, हाँ इसी मार्च 19 मार्च को मेरा एग्जाम हुआ था ओईटी का, मैंने एग्जाम दिया था। मैंने 2 महीने प्रिपरेशन की थी खाली, और मैंने केरला जाके प्रिपरेशन की थी ओईटी की, और 2 महीने मैंने जाके प्रिपरेशन की थी, और 2 महीने की प्रिपरेशन के अंदर मैंने जो एग्जाम है उस एग्जाम को मैंने क्लियर कर दिया था, उस एग्जाम को मैंने क्लियर कर लिया। एग्जाम क्लियर हुआ मेरा, और एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर मैंने एजेंसी से कांटेक्ट किया, तो एजेंसी में मेरा इंटरव्यू हो गया, और इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया, और मेरे को ऑफर लेटर आ गया। क्या मिला मेरे को? सर आप लोग बोल रहे हो ना कि सर आप तो बातें बना रहे हो कि सर इतनी सैलरी होती है क्या, इतने दिन काम करना है, सर कौन सी फीस वापस मिलेगी, तो मेरे को ऑफर लेटर आया मेरा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरा ऑफर लेटर दिखाता हूँ कि मेरा जो ऑफर लेटर है वो कौन सा है। ये देखो मेरा ऑफर लेटर कहाँ से है, CHCP, एड्रेस देख लो आप लोग, सिटी हेल्थ केयर पार्टनरशिप CIC 5 बीकन वे हल, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। क्लियर, मेरा यहाँ पे आया है ऑफर लेटर। अब नाम क्या है यहाँ पे, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, क्या नाम है देखो एक बार पढ़ो पूरा इसको। डियर अमित शेखावत, क्या उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एसोसिएट प्रैक्टिशनर बैंड 4 प्रोग्रेसिंग टू स्टाफ नर्स बैंड 5, मतलब बैंड 4 में हूँ, 3 महीने बाद एग्जाम होगा वहीं पे, उसमें क्या हो जाऊंगा मैं, बैंड 5 के अंदर आ जाऊंगा। आई एम डिलाइटेड टू बी राइटिंग यू टू कंडीशनली ऑफर लेटर यू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रैक्टिशनर बैंड 4 प्रोग्रेसिंग टू द रजिस्टर्ड नर्स। दिस पोस्ट, ये ध्यान से देखना इस चीज को भैया, ये जो पोस्ट है ना ये वाली, ये देखो, दिस पोस्ट इज ऑफर्ड एज परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है उनका, निकाल नहीं सकते आपको, अगर आप लोग करोगे तो ही। एंड वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग इन दिस रोल। अब देखो मेरी सैलरी की बात करते हैं, बैंड 4 की जो सैलरी है वो 22,549 पाउंड है, और 1 पाउंड की कीमत लगभग 95 रुपए होती है। तो यहाँ पे लगभग जो सैलरी बनती है वो लगभग 21,42,000 के आसपास बनेगी सैलरी। सर आप तो 25 बता रहे थे, तो 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, मतलब 3 महीने के लिए। आगे देखो इसके बाद आगे क्या है ये देख लो। हाँ ये देखो भाई, हाँ अब यहाँ पे क्या है, अब मेरा जो हॉस्पिटल है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या है
approved है. Once you receive your NMC PIN number are in receipt of all the original NMC documentation, Oxford University Hospital will facilitate your move over to the position of registered nurse band 5, where your salary will commence 25,655 पाउंड. अब इसको अगर आप गुणा करते हो ना तो आपकी सैलरी लगभग 25 लाख के आसपास, मैं तो 24 बता रहा था, वो लगभग 25 समथिंग कुछ जाती है, 24 के आसपास. अब देखो मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी फीस मेरी वापस होंगी. ट्रस्ट विल कवर द फॉलोइंग कॉस्ट. आपकी आइल्स या फिर ओईटी की फीस कवर करेगी, आपका एनएमसी एप्लीकेशन का फीस कवर करेगा, आपका वीजा फी कवर करेगी, और उसके बाद फ्लाइट कवर करेगी. आपकी पूरी की पूरी क्या करने वाली है, फ्लाइट कवर करने वाली है. और इसी के बाद अगर देखो जो पेड बाय द ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करेगी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड इमिग्रेशन स्किल चार्जेस, मतलब जितने भी आपको वहां आने का जो चार्जेस लगेगा वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा. द कॉस्ट इक्विवेलेंट टू द रेंट फॉर 3 मंथ अकोमोडेशन, मतलब क्या 3 महीने तक का वहां आपको अकोमोडेशन भी कौन दे रही है, ट्रस्ट भी आपको वहां पे 3 महीने का क्या देगी, अकोमोडेशन भी देने वाली है ट्रस्ट. तो ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखोगे. देन इसके बाद हाँ, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट का है इन्होंने सीनियरली, और ये एमी डेविस जो एचआर हैं, और ये मेरे सिग्नेचर, ये मेरी डेट है 20 जून वाली, और ये मेरा अमित शेखावत, और ये मेरा ऑफर लेटर है. वहां का क्या है, मेरा ऑफर लेटर है वहां का. अब इसी चीज के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो मेरा हॉस्पिटल सीएचसीपी, उस सीएचसीपी की थोड़ी सी सैर करा देता हूँ कि सीएचसीपी एक्चुअल में है कैसा. मेरा जो हॉस्पिटल है जहां पे मैं जाने वाला हूँ, ये मेरा हॉस्पिटल है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखो अच्छा, आपको लग रहा है सर छोटा सा है, छोटा सा नहीं है ये, घुमाता हूँ इसको. देखो यहां से हॉस्पिटल स्टार्ट है. ये जो हॉस्पिटल का है, इन्होंने एक तरीके का अलग ही पूरा गांव बसा के रखा है इन लोगों ने. ये हॉस्पिटल का 5 बीकन वे है, और इसी के अंदर आगे चल के देखो ये हॉस्पिटल की स्टार्टिंग मेन एंट्रेंस वाली बिल्डिंग है. देन इसके बाद ये देखो पूरा हॉस्पिटल आगे की तरफ जा रहा है, ये पूरा हॉस्पिटल है आगे की तरफ, और यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा कंपाउंड वगैरह, प्रीमाइसेस वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह काफी सारी हैं. अब देखो इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ. इसके अंदर ये देखो, आ जाओ घुमाता हूँ आपको हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना. ये इसके अंदर हॉस्पिटल है, 24 कॉल आउट वगैरह. यहाँ पे पूरा इन लोगों ने पूरा का पूरा गांव बसा के रखा हुआ है. ये खुद देखो आप लोग, पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है, ये आपकी लाइफ रहने वाली है. वहां जाने के बाद क्या रहने वाली है, बाहर का एक्सपीरियंस करोगे, अच्छे खासे आप लोग पैसे कमाने वाले हो. तो इसीलिए जिस भी स्टूडेंट को ओईटी का एग्जाम देना हो, आइल्स का इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आइल्स इसलिए प्रेफर नहीं किया, क्योंकि आइल्स प्रेफर के लिए मेरा तो सीधा सीधा एक ही था. मैं आइल्स मैंने इसलिए प्रेफर नहीं किया. क्यों नहीं किया मैंने आइल्स प्रेफर, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आइल्स के अंदर क्या था, दैट इज द, ये सिटी है हल, ये जो हल है ये सिटी है, और देखो इस सिटी के अंदर ये सिटी है हल, ये पूरी सिटी आती है. तो इसी के अंदर मैंने क्या बताया, मैंने आइल्स को इसलिए प्रेफर नहीं दिया क्योंकि वो नॉन मेडिकल वाला है, अपन मेडिकल वाले में जा रहे हैं. आई बात समझ में. और रही बात यूएस की, यूएस के लिए आपको आइल्स देना पड़ेगा, और साथ साथ में आपके एनक्लेक्स भी क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद यूएस के अंदर जाने में 2-3 साल आराम से लग जाते हैं. तो उतना टाइम अपने पास है नहीं. हाँ, अगर देखो मेरा भी डेस्टिनेशन, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो मेरा कहाँ जाने का, यूएस ही जाना है मेरे को भी. लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, 2 साल के आसपास में, 2 साल तो अगर जो टाइम लग रहा था मेरे को, वही 2 साल मैं इंग्लैंड के अंदर दूंगा इंग्लैंड के अंदर. और जैसे इंग्लैंड के अंदर दूंगा तो उसके बाद मैं डायरेक्ट किसके अंदर जा सकता हूँ, यूएस के अंदर जा सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, कनाडा जा सकता हूँ, न्यूजीलैंड जा सकता हूँ. और मेरी ड्रीम कंट्री तो न्यूजीलैंड है भाई, सबसे बड़ी बात. और रही बात सर आने देंगे कि नहीं आने देंगे, अरे भैया आप लोग मजदूर नहीं जा रहे हो वहां पे, मजदूर नहीं जा रहे हो आप लोग, बाकायदा टेस्ट पास करके जा रहे हो. गवर्नमेंट आपको वहां पे बुला रही है, तो इसके अंदर आप लोग कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपकी साल के अंदर जो छुट्टी रहेगी वो लगभग 35 से लेके 35 दिन की आपकी छुट्टी, 35-40 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी. इसके अलावा आप लोग लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं कि सर हम आ नहीं पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग आओ आराम से. तो लगभग इसी सितंबर के बाद जो है मैं भी वहां पे चला जाऊं, सितंबर में के आसपास मैं भी जो है मैं भी वहां पे जाने वाला हूं, बिल्कुल ठीक है ना. तो इसी सितंबर के पास है जो मैं भी वहां पे चला जाऊंगा, और उसके बाद मैं वहीं से आप लोगों के व्लॉग्स वगैरह जो भी हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, वहाँ पे लाइफ कैसे रहने वाली है वो आप सबको मैं बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है. तो ये अपना सेक्शन था कि आप अगर बाहर जाना चाहते हो, आप उदास या निराश मत हो कि सर हमें एम्स की जॉब नहीं मिली. एम्स की जॉब के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का. और कुछ अगर चीजें अच्छी होती हैं, अच्छी चीजों के लिए हमेशा टाइम लगता है, ओवर द नाइट कभी नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का. आई बात समझ में. अगर आपको कुछ अच्छा करना है, थोड़ी सी नजर और उठा के देखो, बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को वेट कर रही हैं. इतनी मेहनत, मुझे पता है
कि हमारा बच्चा नॉर्सेट को क्लियर करने के लिए कितनी मेहनत करता है, मैं जानता हूं अच्छे से, लेकिन यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी है आपने। आई बात समझ में? जब मेहनत कम है, काम कम है और पैसे अपने को अच्छे मिल रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अपने को अच्छा मिल रहा है, लाइफ स्टैंडर्ड अपने को अच्छा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं वहां जाके जॉब करूं, है कि नहीं? तो यही चीज है, तो यही मेरा बताना है। अगर इसके बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो प्लीज आप लोग हमारा जो चैनल है उस चैनल पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हम बकायदा और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने इस ओईटी से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस में और भी लेके आने वाला, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत देखने के लिए। और मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन परिंदों को लंबी उड़ान भरनी होती है, ध्यान से सुनना, एक मूवी है भाग मिल्खा भाग, उसका डायलॉग है, लेकिन बहुत अच्छा डायलॉग है उसका। जिन परिंदों को ऊंची उड़ान भरनी होती है ना, वो छोटी छोटी डालों से दिल नहीं लगाया करते। आई बात समझ में? तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि छोटी छोटी डालों से दिल नहीं लगाना कभी, क्योंकि लंबी उड़ान भरने के लिए आप लोगों को जगह जगह पे रुकना पड़ेगा। और रुकना पड़ेगा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर वहीं के होके रह जाओ, नहीं। आप लोग को लंबी उड़ान भरनी है तो छोटी छोटी डालों से दिल कभी मत लगाना, छोटी छोटी जगहों से दिल कभी मत लगाना, तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर like life. Okay, fine, thank you so much for watching this video. If you guys have any kind of comment or any suggestions, please do share with us on our platform, on our Facebook account, whatever. So my name is Amit Ashok Singh Shekhawat. You guys can also contact me. So आपकी जो भी queries हैं वो प्लीज हमें आप कीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए, और उसके बाद हम आपको उसका रिप्लाई भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।